नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल की सीरीज के तहत जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास के दूसरे पार्ट के तहत 60 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तथा साथ ही व्याख्या के माध्यम से दूसरे पार्ट के तहत जो जो भी टॉपिक है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरे पार्ट में जो टॉपिक है उनकी चर्चा हम लोग जो आज करने वाले हैं उनमें शामिल है बिहार में अफगान राज्य, जिसमें नुहानी राजवंश और सूरवंश शामिल है। ये दोनों राजवंश की स्थापना बिहार में ही होती है और ये दोनों राजवंश अफगानियों ने स्थापित की थी। और सूरवंश के तहत ही बिहार के और फिर दिल्ली के एक बहुत महान शासक हुए शेर शाह सूरी, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर मिथिला के कर्नाट शासक और अंत में चेरो वंश। इन सारे टॉपिक से आज हम लोग 60 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, फिर व्याख्या के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के पार्ट 1 का क्लास कल हो चुका है और आज हम लोग दूसरे क्लास की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के तहत 11 क्लास को कंडक्ट कर चुके हैं। और जिन दोस्तों ने हमारे वीडियो को प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं उनके लिए इन सारे बिहार स्पेशल से सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियो है उन सभी वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वे सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगामी बिहार से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित ये सारे वीडियो है जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के जो एमसीक्यू के जो पहला प्रश्न है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। ऑप्शन है आपके सामने, कराकानी कबीले की, सूर कबीले की, फरमुली कबीले की, नुहानी कबीले की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी नुहानी कबीले की। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। मूल रूप से सिकंदर लोदी के समय बिहार में नुहानी वंश का उदय माना जाता है। नुहानी वंश का उदय बिहार में कब होता है? सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित करने के पश्चात बिहार को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए नुहानी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रभारी शासक, जिसे कि गवर्नर कहते हैं, प्रभारी शासक नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? दरिया खां लोहानी को। दिल्ली के अधीन बिहार को करने के बाद यहाँ का शासक किसे नियुक्त किया? दरिया खां लोहानी को। और इसका वर्णन सिकंदर लोदी के बिहार शरीफ अभिलेख में भी मिलता है। इसकी चर्चा उस अभिलेख में है। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों का स्थिति सुदृढ़ होने लगी, यानी यहीं से अफगान शासक की शुरुआत बिहार में होती है। और सबसे पहला कबीलाई अफगानी कौन था? नुहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को लेते हैं। बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, इब्राहिम लोदी के समय, सिकंदर लोदी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, अलाउद्दीन खलजी के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही है दोस्तों, उत्तर सही है ऑप्शन बी यानी सिकंदर लोदी। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो सिकंदर लोदी के समय में बिहार में नुहानी वंश का उदय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने, दरिया खां लोहानी, बहार खां लोहानी, जलाल खां लोहानी, मेदिनी राय, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी दरिया खां लोहानी। और पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो हुसैन शाह को 1495-96 में पराजित करने के बाद जो सिकंदर लोदी है वो बिहार को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए नुहानी कबीले से ताल्लुक रखने वाले दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो इन्हीं व्याख्या से हम लोग आगे के जितने सारे प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये व्याख्या आपको एक नोट्स की तरह काम करेगा। तो मेरे जो व्याख्या होते हैं ना उसको आप इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न उससे निकलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। सिकंदर लोदी के किस अभिलेख से यह सूचना मिलता है कि उसने 1495-96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह को हराया था? जो सरकी का शासक था, हुसैन शाह, सरकी वंश का शासक हुसैन शाह, उसको हराया था। इसकी चर्चा किस में है?
सिकंदर लोदी के किस अभिलेख में? तो इसका भी चर्चा हम लोग पहले प्रश्न के व्याख्या में कर चुके हैं। ऑप्शन है आपके सामने राजगीर अभिलेख में, बिहार शरीफ अभिलेख, गया अभिलेख, सासाराम अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बिहार शरीफ अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न दोस्तों, दरिया खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात बिहार का शासक कौन बना? ऑप्शन है आपके सामने बहार खां लोहानी, जल्लाल खां लोहानी, मेदिनी राय, शेरशाह। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहार खां लोहानी। अब व्याख्या में देखते हैं। दरिया खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, किसका? दरिया खां लोहानी का पुत्र बहार खां लोहानी 1522 ईस्वी में बिहार का शासक बना। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हुए सुल्तान मुहम्मद शाह नूहानी के नाम से बिहार का शासक बना। किस नाम से अपनी ताजपोशी की? तो सुल्तान मुहम्मद शाह नूहानी के नाम से, और स्वतंत्र अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर लिया। और बिहार में नूहानी वंश की स्थापना की। और नूहानी वंश की भी स्थापना किसने की थी? बहार खां लोहानी ने ही। इब्राहिम लोदी एवं बहार खां की सेनाओं के बीच कनकपुरा का युद्ध भी हुआ था। इन दोनों के बीच कनकपुरा का युद्ध हुआ। किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे, इब्राहिम लोदी, और बहार खां लोहानी, वही बहार खां लोहानी जिसने नूहानी वंश की स्थापना की और दरिया खां लोहानी का पुत्र था। ठीक है, अब इस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप इत्मीनान से इस व्याख्या को सुनिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहार खां लोहानी बिहार का शासक किस वर्ष बना? तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में कर चुके हैं। और ऑप्शन है आपके सामने 1520 ईस्वी में, 1521 ईस्वी में, 1522 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1522 ईस्वी में बहार खां लोहानी बिहार का शासक बना और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में नूहानी राजवंश का संस्थापक था, कौन था? ऑप्शन है आपके सामने जल्लाल खां नूहानी, मोहम्मद शाह नूहानी, दौलत खां लोहानी, दरिया खां लोहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शाह नूहानी, ऑप्शन बी, यानी बहार खां लोहानी उर्फ मोहम्मद शाह नूहानी। बहार खां ने ही जब अपनी ताजपोशी की, अपने आप को सुल्तान घोषित किया, तो अपना नाम रख लिया था मोहम्मद शाह नूहानी। ठीक है, और यह दरिया खां लोहानी का पुत्र था। तो बिहार में नूहानी वंश का संस्थापक बहार खां लोहानी उर्फ मोहम्मद शाह नूहानी ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 8वां प्रश्न, नूहानी वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के नाम से बिहार में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया? तो इसका भी उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने बार बार चर्चा भी किया है। ऑप्शन है आपके सामने बहार खां लोहानी, जलाल खां लोहानी, दरिया खां लोहानी, शेरशाह। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी बहार खां लोहानी ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के नाम से बिहार में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, आज का 9वां प्रश्न लेते हैं। कनकपुरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके सामने इब्राहिम लोदी एवं दरिया खां लोहानी के बीच, सिकंदर लोदी एवं दरिया खां लोहानी के बीच, इब्राहिम लोदी एवं बहार खां लोहानी के बीच, इब्राहिम लोदी एवं जलाल खां लोहानी के बीच। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी उत्तर हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी इब्राहिम लोदी और बहार खां लोहानी के बीच कनकपुरा का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने हसन खां को, जलाल खां लोहानी को, मेदिनी राय को, शेर शाह खां को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जलाल खां लोहानी को। अब व्याख्या में देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में इस समय दो अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था। किस समय? 1529 के आसपास में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ये दोनों अलग अलग शासकों के नियंत्रण में था और दोनों ही अफगान शासक थे। उत्तर बिहार में बलिया से लेकर सारण तक बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार में सारण से लेकर मुंगेर तक
दक्षिण बिहार में मुंगेर तक मोहम्मद शाह नुहानी का नियंत्रण था। वही नुहानी वंश के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी उर्फ बहार खां लोहानी, इसका नियंत्रण था दक्षिण बिहार में। दोनों मिलकर मुगलों का विरोध किया। ये दोनों अफगान शासक मिलकर मुगलों की जो सेना थी बाबर की, उसका विरोध किया। लेकिन 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने इन अफगानों को पूरी तरह पराजित कर बहार खां लोहानी उर्फ मोहम्मद शाह नुहानी के पुत्र जलाल खां लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। यानी अफगानों को बुरी तरह पराजित किया बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, और बहार खां लोहानी के पुत्र जो थे जलाल खां लोहानी, उसको अपने यहाँ बिहार का प्रशासक नियुक्त करके चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट शासक का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो मिथिला उस समय या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, धर्मपाल के काल में, शासनकाल में, देवपाल के शासनकाल में, रामपाल के शासनकाल में, गोपाल के शासनकाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रामपाल के काल में। 11वीं शताब्दी में, व्याख्या में देख लेते हैं, 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की जो सत्ता थी पतनशील हो गई थी। अब पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल जो थे, उनके ही शासनकाल में 1097-98 ईस्वी में बिहार का जो तिरहुत का जो क्षेत्र है, जिसे मिथिला का भी क्षेत्र उसमें आता है, मिथिलांचल कहते हैं, उसी क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तो कर्नाट वंश का उदय 1097-98 ईस्वी में किस पाल वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो रामपाल के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, रामसिंहदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी नान्यदेव। और बिहार से संबंधित एग्जाम में, खासकर बीपीएससी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। 11वीं शताब्दी में मिथिला यानी तिरहुत में नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की और कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। उसने नेपाल का भी क्षेत्र जीत लिया। नान्यदेव ने तिरहुत क्षेत्र पर 1098 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन किया। कुल 35 वर्ष तक शासन किया। किसने? नान्यदेव ने। इनकी राजधानी सिमरवागढ़ थी, जो अब नेपाल के तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। नान्यदेव एक महान शासक था। तो नान्यदेव ने 1098 ईस्वी में तिरहुत के कर्नाट राजवंश की स्थापना की, कर्नाट वंश की स्थापना की और 35 वर्षों तक शासन किया। अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाया, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है आपके सामने, नान्यदेव ने, राम सिंह देव ने, शक्ति सिंह देव ने, हरि सिंह देव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 14वां प्रश्न। कर्नाट वंशीय शासक नान्यदेव ने तिरहुत क्षेत्र पर शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था? ऑप्शन है आपके सामने, 1098 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक, 1098 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक, 1098 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक, 1098 ईस्वी से 1140 ईस्वी तक। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग ने चर्चा कर लिया है कि उन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया और 1098 में जब कर्नाट वंश की स्थापना होती है तो उसे 35 वर्ष यानी 1133 ईस्वी तक कर्नाट वंशीय शासक नान्यदेव ने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पटना में, वैशाली, तिरहुत, सिमरावगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिमरावगढ़, जो कि अब वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह देव, हरि सिंह देव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाट वंश का अंतिम शासक ऑप्शन सी, यानी
ऑप्शन डी हरि सिंह देव था। ठीक है, अब एक बार चर्चा कर लेते हैं जितने सारे इनके शासक हुए। नान्यदेव के बाद, जैसा कि पता है नान्यदेव 1098 से 1133 तक शासन किए। उनके बाद उनके प्रतापी पुत्र गंगदेव जो कि 1133 से 1187 ईस्वी तक शासन किए। गंगदेव के बाद नरसिंह देव जो कि 1187 से 1225 ईस्वी तक शासन किए। नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव जो कि 1225 से 1276, और उसके बाद शक्ति सिंह देव 1276 से 1279, और अंतिम शासक हरि सिंह देव हुए जो 1279 से 1325 ईस्वी तक कर्नाट वंश के शासक रहे। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव कब से कब तक? 1279 से 1325 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। कर्नाट शासक राम सिंह देव का शासन काल था। पिछले प्रश्न के व्याख्या में सारे शासकों का हम लोग काल देख चुके हैं, तो अब आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन ए है 1133 से 1187 तक, 1225 से 1276 तक, 1225, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो रिपीट हो गया है, इसको हम चेंज कर देंगे, गलती से ये हो गया है। और ऑप्शन डी है 1276 से 1279 तक। तो राम सिंह देव का जो शासन काल था वह था ऑप्शन बी, यानी इसी को हम दूसरा बना लेंगे, गलती से टाइपिंग हो गया है, यानी 1225 से 1276 ईस्वी तक राम सिंह देव का शासनकाल था। अब व्याख्या में देखते हैं, कर्नाट शासक रामसिंह देव का शासनकाल 1225 से 1276 ईस्वी तक था। इसी के समय में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी ने 1234 ईस्वी में तिरहुत आया था। किसके शासनकाल में? तो रामसिंह देव के शासनकाल में 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, जिसने तुर्क सेनापति तुगारिल तुरन द्वारा मिथिला पर आक्रमण करने की चर्चा की है। और इसने अपने चर्चा में तुगारिल के आक्रमण की चर्चा की गई है मिथिला क्षेत्र में। तुर्क सेनापति तुगारिल तुरन द्वारा मिथिला पर आक्रमण करने की चर्चा तारानाथ ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में की थी। विदेशी जो थे तारानाथ, उसने भी इसकी चर्चा की है। किसकी चर्चा? तो मिथिला के क्षेत्र पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुरन द्वारा आक्रमण करने की चर्चा। और यह घटना कब की है? तो राम सिंह देव के शासन काल में की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। कब आया था? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसको देख चुके हैं। 1142 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में, 1134 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। और उस समय जो कर्नाट वंशीय शासक था, कौन? राम सिंह देव का शासन काल के समय वो तिरहुत आया था। तुर्क सेनापति तुगारिल तुरन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था। ऑप्शन है आपके सामने, लामा तारानाथ, ऑप्शन बी धर्मस्वामी, ऑप्शन सी मुल्ला तकिया, ऑप्शन डी फाहियान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में लोगों ने देखे हैं कि इसकी चर्चा दो विदेशियों ने की है। कौन कौन? तो तारानाथ और धर्मस्वामी। तो ए और बी दोनों उत्तर सही होगा, तो उसके अनुसार ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, आज का 20वां प्रश्न लेते हैं। तुगारिल तुरन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था। ऑप्शन है आपके सामने नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव, महेश सिंह देव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राम सिंह देव के शासन काल में तुगारिल तुरन ने मिथिला पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य का किसका शासन था? कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो अब आप याद करिएगा, कर्नाट की बख्तियार खिलजी कल के क्लास में पता है कि कब शासन आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव, महेश सिंह देव, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नरसिंह देव के शासन काल में ही बख्तियार खिलजी ने कर्नाट राज्य पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। कब हो गया? 1378 ईस्वी तक, 1275 ईस्वी तक, 1401 ईस्वी तक, 1210 ईस्वी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1378 ईस्वी आते आते कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। ठीक,
हम लोगों ने कर्नाट वंश के पूरे प्रश्न को देख ली। अब उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाट शासक, गुप्त शासक, पाल शासक, हर्यक शासक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कर्नाट शासकों के समय बिहार में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। अब देखते हैं व्याख्या में। हरिसिंह देव, जिनका की शासन काल था 1279 से 1325। हरिसिंह देव कर्नाट वंश के एक महान समाज सुधारक थे। इसी के समय में मिथिला में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। तो किसके समय में? कर्नाट किस शासक? हरिसिंह देव के शासन काल में। और हरिसिंह देव एक महान समाज सुधारक भी थे। फलतः यहाँ पंजीकारों का एक नए वर्ग संगठित हो गए। कहाँ पे? मिथिला क्षेत्र में, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। वहाँ पे आज भी ये जो वर्ग है वो देखे जा सकते हैं। स्मृति एवं निबंध संबंधी रचनाएं भी इसी काल में बड़ी संख्या में लिखी गई। किस काल में? तो कर्नाट वंशीय शासक हरिसिंह देव के काल में। मैथिल समाज का जो स्वरूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषता इसी काल से जुड़ा हुआ है। उस काल से लेकर आज तक वो जो विशेषता है उसी समय में पनपी थी, जो कि आज तक उस क्षेत्र में ये विशेषताएं देखी जा सकती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार जोड़ देते हैं कि हमारे जो प्रश्न उत्तर के सीरीज में जो व्याख्या होता है ना, उस पर आप काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि व्याख्या में हम एक बार नोट्स की तरह सारे पॉइंट्स को वहाँ पे डाल देते हैं कहानी बनाकर, जिससे कि आप एक कहानी की तरह आपको याद हो जाए, और फिर वहाँ से फिर प्रश्न, आगे के प्रश्न उससे निकलते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी पिछले प्रश्न के व्याख्या में था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन है आपके सामने नरसिंह देव, हरिसिंह देव, राम सिंह देव, गंगदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरिसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न। बिहार के किस क्षेत्र में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? ऑप्शन है आपके सामने पटना, सारण, मिथिला, पूर्णिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मिथिला। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? ऑप्शन है आपके सामने शिव सिंह देव के काल में, महेश सिंह देव के काल में, हरिसिंह देव के काल में, राम सिंह देव के काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी हरिसिंह देव के शासन काल में पंजी प्रबंध मिथिला में विकसित हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। कर्नाट वंश के किस शासक के समय इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में यानी मिथिला क्षेत्र में, कर्नाट वंशीय शासक के क्षेत्र को तुगलक सल्तनत में मिला लिया गया? तो तुगलकों ने अपने सल्तनत में कब मिला लिया कर्नाट क्षेत्र को? ऑप्शन है आपके सामने नरसिंह देव के शासन काल के समय, राम सिंह देव के काल के समय, गंग सिंह देव के काल के समय, हरिसिंह देव के काल के समय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी हरिसिंह देव। कर्नाट क्षेत्र पर हरिसिंह देव के काल में ही पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का अभियान हुआ एवं इसे तुगलक सल्तनत में मिला लिया गया। दिल्ली पे जो तुगलकों का शासन काल सल्तनत था, उसमें फिर कर्नाट वंश का जो क्षेत्र था उसको मिला लिया गया और अंतिम शासक हुए हरिसिंह, महान शासक हरिसिंह देव। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। बोध गया अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने संग्राम गुप्त से, मोहम्मद बिन तुगलक से, फिरोज तुगलक से, बुद्ध सेन से। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बुद्ध सेन से संबंधित है बोध गया का अभिलेख। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा एक बार कर लेते हैं। पहला है बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख। बोध गया अभिलेख किससे संबंधित है? बुद्ध सेन से। दूसरा है बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख। बिहार शरीफ से प्रस्तर अभिलेख मिले हैं। संग्राम गुप्त का पंचोताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? तो संग्राम गुप्त से। और मुहम्मद बिन तुगलक का बेबीवन अभिलेख है, तो बेबीवन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक। फिर राजगीर अभिलेख फिरोज शाह तुगलक। और खड़गपुर के राजा का अभिलेख भी इस समय में महत्वपूर्ण है। और शेरशाह का अभिलेख कहाँ से महत्वपूर्ण है? तो भभुआ में शेरशाह का अभिलेख फेमस है। और अंत में खारवाड़ प्रमुख प्रताप धवल के भी
3 अभिलेख मध्यकालीन बिहार में मिले हैं। तो एक बार इस सूची को आप लोग कोशिश करिएगा किसी तरह याद कर लें। आप लोग 1-2 बार अगर रिमाइंड करिएगा तो ये अभिलेख याद हो जाएंगे। खासकर बोधगया अभिलेख बुद्धसेन से, फिर पंचो ताम्रपल अभिलेख संग्राम गुप्त से, फिर बेबीबन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से, फिर राजगीर अभिलेख फिरोज शाह तुगलक से। ऐसे करके आप याद करिएगा। फिर शेरशाह का अभिलेख कहाँ पे है? भभुआ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चेरो राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नीचे ABCDE दिया गया है, उसको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी में चेरो का राज्य बनारस के पूर्व से लेकर पटना के पश्चिम तक तथा बिहार शरीफ एवं गंगा के दक्षिण से लेकर बिंद कैमूर के उत्तर तक फैला हुआ था। किनका? चेरो राजवंश का। ऑप्शन बी, इस राजवंश यानी चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन सी है मेदिनी राय पलामू के चेरो का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका राज्य गया, दाऊदनगर और अरवल तक फैला था। और ऑप्शन डी है 1660 ईस्वी में चेरो का राज्य मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त जो चारों विकल्प है वो सही है। अब एक बार हम लोग इन चारों विकल्प की चर्चा कर लेते हैं। चेरो राजवंश के बारे में देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में चेरो का राज्य बनारस के पूर्व से लेकर पटना के पश्चिम तक, बिहार शरीफ और गंगा के दक्षिण से लेकर बिंद कैमूर के उत्तर तक फैला हुआ था। इस राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी। मेदिनी राय जो कि पलामू के चेरो का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसका राज्य गया, दाऊदनगर, अरवल तक फैला हुआ था। 1660 ईस्वी में चेरो का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी वो सारे विकल्प जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। आज का 30वां प्रश्न, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने शेर शाह ने, हसन खां ने, मोहम्मद नुहानी ने, दरिया खां ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। अब व्याख्या में इसको देख लेते हैं। नुहानियों की सत्ता के पतन के साथ ही, नुहानी जो वंश था, अफगान शासक जो थे नुहानी, अफगान शासक, 2 अफगानी शासन की स्थापना बिहार में हुई थी, एक नुहानियों की और दूसरा सूर्यवंश की। तो नुहानियों का तो पतन हो गया था बहार खां लोहानी के समय में ही बाबर के द्वारा। अब उसके बाद नुहानियों के सत्ता के पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय होता है। ये भी एक अफगानी थे और नए जो वंश है वो शेर शाह के रूप में होता है, दूसरे अफगानी नेता। शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की। शेर शाह के पूर्वज मूलतः अफगानिस्तान के थे। शेर शाह के पितामह इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आए थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खान जो थे वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह ने देश में डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया तथा इसी काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। तो इस व्याख्या में आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तो आप इस व्याख्या को ना आराम से पढ़िएगा और सुनिएगा, ठीक है। और इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे ना, इस व्याख्या से ही हम लोग निकाल के आपके पास लाएंगे। देखिएगा आगे, डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं ने, शेर शाह ने, इस्लाम शाह ने, अकबर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखिए, नीचे है आपका, शेर शाह ने देश में डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी शेर शाह। इसीलिए हम कहते हैं मेरे व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा? ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं, इस्लाम शाह, शेर शाह, अकबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में कर चुके हैं। और आज का जो पटना, जो पाटलिपुत्र था, ऐतिहासिक जो पुराना नाम पाटलिपुत्र था, उसका पटना नाम शेरशाह के काल में ही पड़ा। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने, दाऊद खां, फरीद खां, इब्राहिम खां, हसन खां, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। अगला प्रश्न, शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? ऑप्शन है आपके सामने पटना के, गया के, सासाराम के, आरा के, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर मैं पिछले प्रश्न के जो 30वां प्रश्न जो था उसके व्याख्या को आप सुने होंगे तो आसानी से आप दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सासाराम के। सासाराम को सहसराम भी उस समय कहा जाता था। ठीक, तो ऑप्शन सी है, सासाराम के जागीरदार थे कौन? शेर शाह के पिता हसन खां। अगला प्रश्न, शेर शाह की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने जौनपुर में, सासाराम में, बिहार शरीफ में, खवासपुर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जौनपुर में। अब हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं और फिर आगे के प्रश्नों के लिए उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। इस व्याख्या को आप ध्यान से सुनिएगा। शेर शाह की शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई। कहाँ हुई? जौनपुर में। वे अपने पिता हसन खान के जागीरदारी के कार्य में हाथ बटाते थे। और हसन खान कहाँ के जागीरदारी मिली थी? तो सासाराम के। पिता की मृत्यु के बाद सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, वही बहार खां लोहानी जो सुल्तान मोहम्मद नुहानी के नाम से दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र करके नुहानी राजवंश की स्थापना की थी। वही बहार खां लोहानी, वही प्रथम अफगान नुहानी शासक। ठीक, तो वही है मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे टांडा, खवासपुर, सहसराम, सासाराम को सहसराम भी कहा जाता था उस समय, की जागीर प्रदान कर दी। किसने? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने, जो नुहानी वंश का संस्थापक था, उसी ने इनको प्रदान कर दी। किनको? शेर शाह को। कहाँ कहाँ का? तो टांडा का, खवासपुर का और सहसराम की जागीरदारी प्रदान करती, क्योंकि सासाराम की जागीरदारी ऑलरेडी उनके पिता के पास था और उनका देखरेख करते थे शेर शाह। माना जाता है कि फरीद खां बचपन में, इनका नाम था शेर शाह का नाम फरीद खां, बचपन में एक शेर को तलवार के एक वार से मार डाला था, जिससे बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने प्रसन्न होकर उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। सुल्तान मोहम्मद ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक शिक्षक नियुक्त किया था। अपनी प्रतिभा से धनी थे शेर शाह, और उनका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। उन्होंने अपने बचपन के दिनों में तलवार के एक वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इसके कारण बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि धारण की। और आगे हम लोग देखेंगे कि शेर खां कैसे शेर शाह बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगर पिछले प्रश्न के व्याख्या को आप इत्मीनान से सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आगे। बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सामने टांडा, खवासपुर, सहसराम, मुंगेर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टांडा भी, खवासपुर भी और सहसराम भी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 3 जगहों को की जागीर दी थी बहार खां लोहानी ने शेर शाह को। कौन कौन से? टांडा की भी, खवासपुर की भी और सहसराम की भी। आगे बढ़ते, और सहसराम सासाराम की जागीरदारी उनके पिता को भी दिया गया था, बहार खां लोहानी के द्वारा जागीरदार थे। आगे बढ़ते हैं, शेर खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने, हसन खां ने, दरिया खां लोहानी ने, हुमायूं ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। और क्यों दी थी तो अब व्याख्या में आपने देख लिया है। शेर खां बिहार के किसका संरक्षक नियुक्त हुआ था? किसका संरक्षक बनाया गया था बहार खां लोहानी द्वारा शेर शाह को? तो ऑप्शन है आपके सामने दरिया खां का, जलाल खां का, हसन खां का, मोहम्मद नुहानी का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मोहम्मद शाह जो थे उनके पुत्र जलाल खां नुहानी का संरक्षक बनाया गया था शेर खां को। तो ऑप्शन बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शेर शाह द्वारा सूरजगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने 1526 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1534 ईस्वी में शेर शाह द्वारा सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्याख्या में। शेर खां ने बंगाल की सेना को 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित किया। तो सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1534 ईस्वी में बंगाल की सेना और शेर शाह के बीच, और पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली।
1537-38 ईस्वी में उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया तथा इसी युद्ध में विजय के साथ ही बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ और धीरे धीरे वह दिल्ली तक भी शासन करने लगे थे। किसने? शेर शाह ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है आपके सामने कन्नौज का युद्ध, दौड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ा का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बिहार में शेर शाह का वर्चस्व सूरजगढ़ा के युद्ध के बाद हुआ। और सूरजगढ़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बंगाल की सेना और शेर शाह के बीच 1534 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध शेर शाह और किनके बीच लड़ा गया था? शेर शाह ने एक और युद्ध लड़ा, उसका नाम था चौसा का युद्ध। वह किनके बीच हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, बहार खां लोहानी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच, ऑप्शन बी उत्तर होगा सही, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह उर्फ शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और शेर शाह की पदवी ग्रहण की। तो शेर खां ने शेर शाह की पदवी कब ग्रहण की? तो चौसा के युद्ध में विजय के बाद। और चौसा के युद्ध में इसने किसको हराया? हुमायूं को। कब? 1539 ईस्वी को। अगला प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का 42वां प्रश्न, शेर खां ने किस युद्ध में विजय के पश्चात शेर शाह की पदवी ग्रहण की? ऑप्शन है आपके सामने कन्नौज का युद्ध, दौड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ा का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नीचे आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, यानी सूरजगढ़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध में शेर शाह विजय के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया? चौसा के युद्ध में तो पराजित किया है, उसके बाद भी बिलग्राम, जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है, उसमें शेर शाह को पराजित किया। तो वो युद्ध जो था कब लड़ा गया था? 1526, 1529, 1534, 1540, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। 17 मई 1540 ईस्वी को पुनः शेर शाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित कर जून 1540 ईस्वी में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो दिल्ली की गद्दी पर वो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध के बाद राज्याभिषेक अपना करवा लेता है। कौन? शेर शाह। अगला प्रश्न लेते हैं, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है आपके सामने चौसा के युद्ध में, बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध दोनों। ऑप्शन डी सूरजगढ़ का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी चौसा का युद्ध और बिलग्रामी का युद्ध, दोनों में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में, सासाराम में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी डी, यानी सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। अब व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच में स्थित है। झीलों के बीच अपना मकबरा उन्होंने बनाया था और स्वयं उन्होंने अपना मकबरा बनाया था। इसका निर्माण स्वयं शेर शाह अपने जीवित रहते कराया था तथा इसके साथ ही उसने रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली में किला-ए-कुन्हा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो सासाराम में मकबरा अपना बनवाया झीलों के बीचे बीच अपने जीवित रहते ही, और फिर रोहतासगढ़ का किला भी बनवाया और दिल्ली में किला-ए-कुन्हा नामक मस्जिद का भी निर्माण शेर शाह ने ही करवाया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के सासाराम में स्थित रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली में किला-ए-कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने शेर शाह सूरी द्वारा, हसन खान सूर द्वारा, इस्लाम शाह द्वारा, अजीमू शान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी शेर शाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने कबूलियत एवं पट्टे की शुरुआत, 32 अंगुल वाला सिकंदरी गज की शुरुआत, रुपया का प्रचलन, सन की डंडी का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त सारे ही सुधार शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। यानी कबूलियत एवं पट्टे की भी शुरुआत शेर शाह ने की थी, 32 अंगुल
अंक वाला सिकंदरी गज की भी शुरुआत शेरशाह ने की थी। रुपया का प्रचलन भी शेरशाह की ही दिन है। आज जो रुपया हम लोग यूज करते हैं उसकी शुरुआत शेरशाह ने की थी और सन की डंडी का भी प्रयोग उसी ने शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, भूमि के माप के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया था उसने। ठीक, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने तारीख फिरोजशाही में, बाक़यात मुस्ताकी में, तारीख दाऊदी में, वसाती नूल उन्स में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी तारीख दाऊदी में इसकी चर्चा मिलती है। व्याख्या में देखते हैं, शेरशाह ने पटना का नव निर्माण कर यहाँ दुर्ग बनवाए, कहाँ? पटना में, और 1541 ईस्वी में इसे पुनः बिहार की राजधानी घोषित किया। तो बिहार की राजधानी 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना को बनाया। इसकी चर्चा अब्दुल्लाह कृत तारीख दाऊदी, तो तारीख दाऊदी किसकी कृति है? अब्दुल्लाह की, से प्राप्त होती है। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। कन्नौज के निकट शेरशाह ने शेरसुर नामक नगर भी बसाया था। अब आगे बढ़ते हैं, इस व्याख्या को आप ध्यान से सुने होंगे तो कई प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, किसके रचना में मिलता है? ठीक है, अकबरनामा, बादशाहनामा, वाकियात मुस्तकाकी, तारीख दाऊदी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी तारीख दाऊदी में उसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख दाऊदी किसकी रचना है? तो ऑप्शन है आपके सामने अल बरूनी की, मिनहाजुल सिराज की, अब्दुल्लाह की, मलिक मोहम्मद जायसी की, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तारीख दाऊदी अब्दुल्लाह कृत रचना है, अब्दुल्लाह कृत यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? ऑप्शन है आपके सामने शेरशाह के, इब्राहिम लोदी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, शाहजहां के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन ए यानी शेरशाह के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इसकी चर्चा पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का 52वां प्रश्न, कन्नौज के निकट शेरशाह ने किस नाम से एक नगर बसाया था? ऑप्शन है आपके सामने हसन नगर, सूरसागर, बिहार शरीफ, शेरसूर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कन्नौज के निकट शेरशाह ने शेरसूर नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? ऑप्शन है आपके सामने, ए देश की भूमि का सर्वेक्षण, ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे सड़के आजम भी कहा जाता था उसका निर्माण, ऑप्शन सी इबादत खाने का निर्माण, ऑप्शन डी किसानों को पट्टा देने या कबूलियत की प्रथा का आरंभ, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी इबादत खाना को छोड़कर बाकी सारे कार्य शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। तो इसके अलावा शेरशाह ने देश की भूमि का सर्वेक्षण कराया, ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया, किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का आरंभ शेरशाह द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह द्वारा सड़कों एवं सरायों का निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। ए ऑप्शन है बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आगरा से बयाना, मारवाड़, चित्तौड़ तक सड़क का निर्माण। ऑप्शन डी लाहौर से मुल्तान तक सड़क का निर्माण। इनमें से कौन सा सही चुना है? और ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ई यानी सारे ही विकल्प सही है। शेरशाह ने द्वारा सड़कों और सरायों का निर्माण कराया गया था। उसमें बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क थी, आगरा से बुरहानपुर तक सड़क थी, आगरा से बयाना, मारवाड़, चित्तौड़ तक सड़क थी, और फिर लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने किसे बिहार का राज्यपाल जिसे मुक्ता भी कहा जाता था नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने ताज खा करकानी को, सुलेमा खा करकानी को, दाऊद करकानी को, इस्लाम शाह को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेरशाह ने सुलेमान खां करकानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। उस समय उसको मुक्ता कहा जाता था। ठीक,
नेक्स्ट, शेर शाह की मृत्यु कब हो गई? ऑप्शन है आपके सामने 1541 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1545 ईस्वी को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1545 ईस्वी को। व्याख्या में देखते हैं, शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते वक्त हो गई थी। किस दुर्ग को जीतने में? कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे, उसी समय इनकी क्या हुआ कि वो बम जो है ना गलत निशाने पर उल्टा इन पे ही गिर गया और वो फट गया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात मई 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां वही जलाल खां जिसके संरक्षक शेर शाह थे, सॉरी वो जलाल खां नहीं, वो तो जलाल खां नुहानी वंश का था, ये जलाल खां दूसरा है जो कि शेर शाह का पुत्र था। जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन रूढ़ हुआ, ठीक है। तो इस जलाल खां को उस जलाल शाह नुहानी वंश के जलाल खां से आप लिंक मत करिएगा। इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन रूढ़ हुआ। इसके बाद बहुत ही थोड़े समय के लिए फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह सूर्यवंश की गद्दी पर रहे और 1555 ईस्वी में दिल्ली पर हुमायूं ने के पुनः स्थापना से ही सूर्यवंश का जो अल्प शासन था वो समाप्त हो गया। तो सूर्यवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक दिल्ली पर सूर्यवंश ने शासन किया। आगे बढ़ते हैं, शेर खां के बाद बिहार के क्षेत्रों पर किन अफगानी प्रशासकों का नियंत्रण रहा? ऑप्शन है आपके सामने ताज खां कराकानी, सुलेमान खां कराकानी, दाऊद कराकानी, बहार खां लोहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये पूछ रहा है बिहार के क्षेत्रों पर, ठीक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी आपको तो पता ही शेर खां ने सुलेमान खां काराकानी को नियुक्त किया था बिहार का मुक्ता, ठीक। उसके बाद फिर आगे देखते हैं व्याख्या में हम लोग, शेर शाह के बाद बिहार के क्षेत्रों में जिन अफगानी प्रशासकों का नियंत्रण रहा उनमें शामिल थे ताज खां काराकानी, सुलेमान खां काराकानी एवं दाऊद खां काराकानी। यानी तीनों लोग ताज खां, सुलेमान खां और दाऊद खां ये लोग शामिल थे, बहार खां उनमें शामिल नहीं थे। इसलिए ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। 1580 ईस्वी तक अकबर द्वारा बिहार के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से मुगल सल्तनत में मिला लिए जाने तक इन शासकों का यहाँ अधिकार बना रहा। तो ये जो तीन शासक थे ताज खां, सुलेमान खां, दाऊद खां, ये 1580 ईस्वी तक थोड़े थोड़े समय के लिए बिहार में अल्पकाल तक शासन करते रहे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। सुलेमान खां काराकानी ने बिहार में शासन किया, कब से कब तक शासन किया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए 1545 से 1553, 1565 से 1572, 1565 से 1580, 1560 से 1580। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुलेमान खां काराकानी ने बिहार पर 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी से शासन किया था। ऑप्शन बी सही उससे सही है इसका उत्तर। सुलेमान खां काराकानी 1565 से 1572 ईस्वी तक बिहार पर शासन किया। उसने अपने काल में राज्य का विस्तार उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक किया। सुलेमान खां मुगल साम्राज्य के प्रति विनम्रता का भाव रखता था, उनके विरुद्ध कभी नहीं गया, इसी के कारण उन पे दया दृष्टि मुगलों की बनी रही और यह बिहार पे शासक करता रहा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल साम्राज्य के प्रति विनम्रता का भाव रखा? ऑप्शन है आपके सामने ताज खां काराकानी, सुलेमान खां काराकानी, दाऊद खां काराकानी, बहार खां लोहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुलेमान खां काराकानी मुगल साम्राज्य के प्रति विनम्रता का भाव रखता था। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, कब मिला लिया? ऑप्शन है आपके सामने 1590 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1576 ईस्वी में। अब व्याख्या में देखते हैं, 1572 ईस्वी में सुलेमान खां काराकानी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां काराकानी गद्दी पर बैठा। दाऊद खां काराकानी किसका पुत्र था? सुलेमान खां काराकानी। और सुलेमान खां काराकानी शासक था बिहार का 1565 से 1572 ईस्वी तक, ठीक है। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। चूंकि सुलेमान खां काराकानी मुगलों से विनम्रता का स्वभाव रखता था, इसलिए उनकी कृपा उन पर बनी रही, लेकिन ये क्या विद्रोही हो गया और मुगलों जो पटना में मुगलों का किला था उस पर दाऊद खां काराकानी ने आक्रमण कर दिया। अब इसके प्रत्युत्तर में अकबर ने मुनीब खां को दाऊद खां पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीब खां ने
दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मुल्कर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और फिर आगे आप कल के क्लास में, आज के क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे मुगलकालीन बिहार में, इसको समझेंगे कि 1576 में मिलाया और 1580 ईस्वी में अपना एक प्रांत घोषित कर दिया बिहार को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम मध्यकालीन बिहार का अंतिम पार्ट 3 क्लास लाएंगे, जिसे मध्यकालीन बिहार का पूरे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टडी अफेयर्स पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जैसे ही आप लोग की संख्या बढ़ती है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक प्रेरणा मिलती है अच्छे से काम करते रहने का। ठीक है, आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।